नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा, आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचिंग लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज है यूपी टेट और सी टेट का जो कंबाइंड प्रैक्टिस सेट मैं लेके आया हूं। दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, जो कि आपके यूपी टेट और सी टेट एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट के जरिए दोस्तों मैं आपकी 90 नंबर की तैयारी करवाऊंगा और इसमें 3 विषय की भी तैयारी करवाऊंगा। एक आपका हिंदी है, दूसरा आपका CDP, तीसरा आपका EVS पर्यावरण अध्ययन। तीनों से दोस्तों 30-30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और टोटल 90 नंबर के प्रश्न होते हैं और 90 क्वेश्चन होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या तो मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा डाले गए प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा अर्जन के बारे में दोस्तों किसके द्वारा सिद्धांत दिया गया है? चोमस्की के द्वारा भाषा अर्जन, बच्चों में भाषा जो अर्जन की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, ऐसा कौन कहते हैं? चोमस्की जो है वैज्ञानिक, उनके द्वारा ये माना जाता है कि बच्चे का जो भाषाई विकास होता है या भाषा अर्जन करने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। तो इसमें कह रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित है? नहीं है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। बच्चा कोई भी हो, सभी बच्चों में भाषा अर्जन करने की जो क्षमता होती है जन्मजात होती है, अर्थात स्वाभाविक होती है। और जहां पर रहते हैं वहां के कोई जो भी भाषा होती है उसको स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। ठीक है, भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाते हैं, बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। भाषा अर्जन एक जन्मजात क्षमता होती है, उसके लिए कोई नियम नहीं सिखाया जाता है। ठीक है, तो जैसे जिस माहौल में या जिस प्रदेश में कोई बच्चा रहता है वहाँ की जो भाषा होती है दोस्तों, उसको बिना स्कूल गए या बिना कहीं गए अच्छे से बोल लेता है और उस भाषा को समझ भी लेता है। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, ये भी सही है। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, दोस्तों ये भी सही है। बिना विद्यालय गए भी आप भाषा को अर्जित कर सकते हैं या उसको सीख सकते हैं। जैसे कोई भाषा भोजपुरी वाले जहाँ पे अवधी या भोजपुरी बोली जाती है, अगर वहाँ से कोई बच्चा बिलोंग करता है तो उसको स्कूल विद्यालय जाने की जरूरत नहीं है। अगर वहाँ बच्चा उस माहौल में वैसी भाषा बोली जा रही है तो बच्चा वैसी ही भाषा बोलेगा। ठीक है, कुछ बच्चे आप खुद देखे होंगे, कई लोग ऐसे हैं जो कि अनपढ़ हैं, एकदम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अच्छे तरीके से जिस प्रदेश में या जिस वातावरण रहते हैं वहाँ की भाषा अच्छे तरीके से अब बोलते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, तो यही नहीं है कि उसके लिए नियम सिखाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि पठन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि पठन कौशल से अभिप्राय है। पठन कौशल से क्या अभिप्राय है? लिपि चिन्हों को पहचानना, शब्दों को पढ़ना या वाक्यों को पढ़ना, पढ़कर समझना। दोस्तों पठन कौशल का मेन अभिप्राय या मेन मतलब ये होता है कि आप जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं उसको वो समझ भी आना चाहिए, इसका मतलब है पढ़कर समझना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास व गतिविधियां होनी चाहिए जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। दोस्तों अगर कहीं पे बच्चों को अवसर देने की बात आ जाए, अगर 4 ऑप्शन है उसमें से किसी भी ऑप्शन में अगर आपको दिख जाए कि वहाँ बच्चे को अवसर या मौका दिया जा रहा है या उसको प्रमुखता दी जा रही है, तो किसी अन्य ऑप्शन को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे केवल आ गया, अगर केवल कहीं दिख जाए तो आपका निगेटिव होता है, इसको तुरंत ऑप्शन को आप गलत काट दीजिए। पाठ पर बिल्कुल आधारित न हो, बिल्कुल गलत है। अगर आपको पाठ पढ़ाए गए, पाठ से ही अगर गतिविधियां या अभ्यास नहीं दिए जाएंगे तो क्या मतलब निकलेगा? ठीक है, सरल भाषा वाले हों, बिल्कुल। कह रहा है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां शामिल हो जो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधियां उपयोगी नहीं हो सकती? पढ़ी गई कहानियों का समूह में नाट्य रूपांतरण, विज्ञापनों, पोस्टरों और साइन बोर्ड और भाषा के अन्य उपयोगों का विश्लेषण करना, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना, सूचना डायरी लेखन, विज्ञापन लेखन आदि कार्य को करवाना। दोस्तों इसमें से कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पे बच्चा जो है वो थोड़ा प्राथमिक स्तर से थोड़ा ऊंचे उठ चुका है, वो उच्च प्राथमिक स्तर पे जा रहा है, तब हिंदी भाषा के विकास में कौन सी गतिविधियां उपयोगी नहीं होंगी? ये ऑप्शन नंबर 3 जो दे रखा है कि मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य वो बनाना। चलिए
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, करा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है। कारक पूछा है दोस्तों। कारक आपको सभी को पता है कि कारकों की संख्या 8 होती है। इसमें से पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे दोस्तों अलगाव का बोध हो रहा है। जहाँ पे अलगाव की बात आ जाए, ठीक है, जहाँ पे अलगाव की बात आ जाए वहाँ आप समझिएगा कि वहाँ पे क्या है, अपादान कारक है। कौन सा? अपादान कारक यहाँ पे है। जहाँ पे ये चीज़ की बात आ जाए दोस्तों, जहाँ में या पर, अगर आपको कहीं पे भी में या पर दिखाई दे, जैसे घोंसले में चिड़िया रहती है, छत पर बच्चे खेल रहे हैं, ये सारे वाक्य अगर आपको दिखाई दे तो वहाँ पे क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। और इस जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे अलगाव का बोध है, मतलब क्या है, अपादान कारक। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत सबसे बेहतर या सबसे बेहतरीन विधि कौन सी है। आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि या पुस्तक विधि। तो व्याकरण शिक्षण के लिए अपेक्षाकृत जो सबसे बेहतर विधि है वो कौन सी है, आगमन विधि सबसे बेहतर विधि है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का आकलन करते समय उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, उचित क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है दोस्तों कि दया भाव से क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपके 3 शेष बचते हैं, उसमें कह रहा है कि उनकी क्षमता और सीमाओं का। देखिए दोस्तों, जब कोई बच्चा विशेष आवश्यकता वाला है, मतलब उसको कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है, तो उस समय उसका आकलन करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि उसकी क्षमता का, मतलब वो किस तरीके से सीख सकता है, कितना सीख सकता है, उन सब, और वो किस स्तर तक सीख सकता है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा कि 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला आदित्य कागज पर लिखते समय बाएं हाशिए को बढ़ाता चलता है, यह प्रमुख लक्षण है। एक 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला बालक है जिसका नाम आदित्य है, वो कागज पर जब लिखता है तो उस समय बाएं हाशिए को बढ़ाता चला जाता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, भाषा में पिछड़ेपन का कारण है, डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, या लिखने में पिछड़ेपन का। दोस्तों आपको बता दें कि अगर किसी बच्चे को लिखने संबंधी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो रही है तो उसे क्या है, डिस्ग्राफिया का प्रॉब्लम है, या कह सकते हैं कि उसका भी प्रमुख लक्षण जो दिखा रहा है वो किसका है, डिस्ग्राफिया का। अगर कोई बच्चा किसी शब्द को या अक्षर को सही से पढ़ नहीं पाता है, जैसे क्लियर लिखा गया अनक्लियर को क्लियर या क्लियर को अनक्लियर पढ़ता है, तो इसका मतलब ये हो जाता है बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित है। किससे ग्रसित है, डिसलेक्सिया से ग्रसित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और एक क्वेश्चन दो नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। समास का अर्थ दोस्तों आपको पता होना चाहिए संक्षेप। कभी कभी पूछ लिया है कि समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। और समास जो होते हैं मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि और कर्मधारय समास, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि किसमें अव्ययी भाव समास। अच्छा, ऐसा समास जिसमें दोस्तों कह सकते हैं कि किसी भी उपसर्ग का प्रयोग हुआ हो, जैसे आपका अगर शुरू में अगर कहीं पे आपको उपसर्ग शब्द दिखाई है, उपसर्गों की संख्या दोस्तों आप सभी को पता है कि उपसर्ग कितने होते हैं, 22 होते हैं। अगर उन 22 उपसर्गों में से प्र हुआ, भर हुआ, उप हुआ, ऐसा कोई उपसर्ग अगर आपको शुरू में दिखाई दे जाए किसी वर्ड के, तो वहां पे दोस्तों क्या होगा, वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पे भरपेट लिखा गया ना, तो भरपेट में क्या है, अव्ययी भाव समास है। जैसे किसी भी अगर समास में दोनों पदों की प्रधानता हो और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा हो, तो वहां पे क्या होता है, आपका द्वंद्व समास होता है। और अगर पहला पद संख्यावाचक हो जाए तो वहां पे क्या होता है, द्विगु समास होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द इसमें दिया गया है जिसमें स्वर संधि का प्रयोग नहीं हुआ है।
तो स्वर संधि, संधि दोस्तों पता है आप सभी को, दो वर्णों का मिलकर एक हो जाना जिससे नए वर्ण का निर्माण हो या नए शब्द का, तो वहीं पे क्या कहलाता है, संधि कहलाती है। संधि आपकी मुख्यतः जो होती है वो तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जब स्वर के बाद स्वर का मेल होने से कोई नया शब्द बनता है तो वहां पे क्या हो जाता है, स्वर संधि होती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है अभिष्ट, तो अगर हम अभिष्ट का संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे आपको लिख के आएगा अभि प्लस इष्ट लिख के आएगा, क्या आएगा, अभि प्लस इष्ट लिख के आएगा। तो ई और ई, देखिए दोस्तों यहाँ पे ई प्लस ई मिलके एक नए ई वर्ड का निर्माण हो रहा है, जिसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वर संधि हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों तत् धन लीन, यहाँ पे क्या लिखा गया, अगर इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पे आपको लिख के आएगा तत् प्लस लीन। इसका मतलब हो गया जब व्यंजन के बाद किसी नए व्यंजन का मेल हो जाए, जैसे यहाँ पे त लिखा गया है और यहाँ पे ल आ रहा है, तो जब व्यंजन के बाद एक नए व्यंजन वर्ण से मेल होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, व्यंजन वर्ण हो जाता है। तो इसमें दोस्तों आपको बता दें अभीष्ट जानकी प्लस ईश हुआ, देवी प्लस इच्छा हुआ, ये सभी क्या हैं, आपके स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं। जबकि यहाँ पे जो तल्लीन लिखा गया, ये क्या दोस्तों, तल्लीन जो है, तल्लीन तत् प्लस लीन, इसका संधि विच्छेद होगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों जो कि बाल विकास के हैं। बाल विकास जिसको सीडीपी बोलते हैं, इससे भी आपकी परीक्षा में 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होते हैं। चलिए पहले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। एनसीएफ 2005 जो दोस्तों, उसमें कह रहा है कि गणित शिक्षण का लक्ष्य क्या होना चाहिए, गणित सिखाने का लक्ष्य या उद्देश्य क्या होना चाहिए। तार्किक ढंग से सोचना, अमूर्तों का निर्माण करना या संचालित करने की योग्यता का विकास करना, उपरोक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि कुछ लोग नए लोगों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें उच्च, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहीं भी किसी भी समूह में जाएंगे या किसी समुदाय में जाएंगे तो वहाँ आसानी से क्या समायोजित हो जाते हैं या कर सकते हैं कि घुल मिल जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि उसमें क्या है, उच्च क्या है, बुद्धि लब्धि होती है, शैक्षिक लब्धि उच्च शैक्षिक लब्धि होती है, या उच्च सामवेगिक लब्धि होती है, या आध्यात्मिक लब्धि उच्च होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसे व्यक्ति जो किसी भी समुदाय में जाके आसानी से घुल मिल जाते हैं तो उसमें उच्च सामवेगिक लब्धि होती है, ईक्यू जो होता है उनका वो सबसे उच्च होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहतरीन है। कह रहा है कि एक 8 वर्ष का बच्चा किसी बुद्धि लब्धि स्टैनफोर्ड बिजनेस बुद्धि प्रशिक्षण पर 125 अंक है, तो बच्चे का मानसिक आय क्या होगा। मानसिक आय दोस्तों हमेशा आपको पता चला है कि बुद्धि लब्धि जो मापने का फार्मूला होता है, क्या होता है, बुद्धि लब्धि बराबर होता है दोस्तों, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आय, मानसिक आय बटे वास्तविक आय, मानसिक बटे वास्तविक गुणे 100 होता है। क्या होता है, मानसिक बटे वास्तविक गुणे 100 होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम मान रख लेते हैं सबसे पहले, यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि हमसे मानसिक आय मेंटल पेजेस पूछ रहा है, तो मानसिक आय यहाँ पे हम यक्ष मान लेते हैं। इसके अलावा वास्तविक आय 8 साल रखा है दोस्तों, और बुद्धि लब्धि क्या दे रखा है, या कह सकते हैं कि बुद्धि प्रशिक्षण क्या है उसका 125 है, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई तो फार्मूला ही है दोस्तों। अब हम इसको काट लेते हैं, यहाँ पे आप 25 से देखिए, 25 से इधर काटिए, 25 पंची 125 होगा, और 25 चौका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 4 दूनी 8, और इस 4 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही जो 10 आ गया यही इसका क्या होगा, मानसिक आय होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि करेंगे सृजनशील बालकों का दृष्टिकोण समान बालकों की तुलना में, जो सृजनशील बालक होते हैं अर्थात उसमें कुछ नवीन चीज़ों करने की या उनके जो सोचने की क्षमता होती है वो बिल्कुल अलग होती है, वो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ढंग से कोशिश करते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहता है, सृजनशील बालक कहा जाता है। उनकी तुलना अगर समान बालकों से की जाए तो उनमें क्या होती है दोस्तों, समानता होती है, या भिन्न होता है, या प्रतिकूल होता है, या कोई नहीं, तो क्या होता है, भिन्न होता है। सृजनशील बालकों का दृष्टिकोण समान बालकों की तुलना में कैसा होता है, भिन्न होता है। चलिए
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, करा है कि स्वाति जल्दी उठने के लिए सुबह 4 बजे का अलार्म लगाती है और अलार्म बजने पर वह उठ जाती है। 3 से 4 दिन बाद अलार्म बजने से पहले ही उसकी नींद जो है खुल जाती है। यहाँ अधिगम का कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? यहाँ पे अधिगम का कौन सा सिद्धांत काम कर रहा है? जब कोई बच्चा, मान लीजिए किसी बच्चा है, कोई बालक है, वो रोज अलार्म लगाकर तभी उठता है, 4 बजे का टाइम सेट करता है और उसी अलार्म के जरिए वो रोज कम से कम 4-5 दिन उसी तरीके से उठता है, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा हो जाता है अलार्म बजने से पहले ही उठ जाता है। तो इसका मतलब वहाँ पे अधिगम का कौन सा सिद्धांत है? वो आपका अधिगम का जो सिद्धांत है दोस्तों, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि रीना कक्षा 2 की छात्रा है, उसे अध्यापिका ने डंडा से पीटा। अगले दिन वह अध्यापिका के हाथ में डंडा देखकर रोना प्रारंभ कर देती है। यह अधिगम हस्तांतरण कौन सा अधिगम अंतरण है? दोस्तों एक बच्ची है, वो क्या करती है, कक्षा 2 में पढ़ती है कि अध्यापिका ने उसे एक दिन डंडे से मार क्या दिया कि दूसरे दिन जब अध्यापिका के हाथ में उसने डंडा देखा तो क्या करी, तेज तेज से रोने लगी या रोना प्रारंभ कर दी। तो अधिगम अंतरण का कौन सा अधिगम अंतरण है? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण है, नकारात्मक है, सकारात्मक है या द्विपार्श्विक है? तो दोस्तों क्या है वो? द्विपार्श्विक अधिगम का अंतरण है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कहा है कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है प्रत्यक्ष शिक्षण व प्रत्यक्ष प्रश्न, विषय वस्तु आधारित मुक्त उत्तर वाले प्रश्न या एक अत्यंत अनुशासित कक्षा। दोस्तों सृजनात्मक उत्तर बच्चा तभी दे पाएगा जब कोई उसको मुक्त उत्तर वाला प्रश्न दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए कि 8 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर बोल दिया जाए कि 8 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो ये क्या हो गया? आपका मुक्त अंत वाला प्रश्न हो गया। अब इसमें बच्चा विभिन्न तरीके से सोचेगा, कहेगा पहले गया तो हम 2 गुणे हम 4 कर लेंगे तभी 8 आ जाएगा, या 8 गुणे 1 करेंगे तभी आ जाएगा, या हम 6 में 2 जोड़ेंगे तब भी आ जाएगा, या हम 4 में 4 ऐड करेंगे तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये हो गया कि बच्चा जो है वो सृजनात्मक उत्तर दे पा रहा है जब उसको कैसा प्रश्न मिल रहा है? मुक्त उत्तर वाला, जिसका बना बनाया उत्तर न हो, उसको अपने मन से देना हो, वही क्या कहलाता है? आपका मुक्त उत्तर वाले प्रश्न होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कि अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। अधिगम की जो सफलता होती है उसका मुख्य आधार क्या होता है? लक्ष्य प्राप्त की उत्कृष्ट निष्ठा। दोस्तों दंड या आरोप से कोई बच्चा किसी लक्ष्य या अधिगम को सफल नहीं हो सकता, किसी चीज को आसानी से सीख नहीं सकता। उसको मार मार के सिखाया जाए तो उससे वो अधिगम उसका सफलतापूर्वक नहीं हो सकता। या पुरस्कार या प्रशंसा करने से, दोस्तों पुरस्कार देते रहेंगे और उसके अधिगम का सफलता का मुख्य आधार इसे नहीं माना जा सकता, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट, जब तक आप अंदर से आंतरिक रूप से मोटिवेट नहीं होंगे तब तक वो आपकी अधिगम की सफलता का मुख्य आधार नहीं माना जा सकता। लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया का है। यह परिभाषा, सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसके द्वारा? एक परिभाषा है कि सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है। यह परिभाषा किसकी है? क्रो एंड क्रो की, वुडवर्थ की, गिलफोर्ड की या स्किनर की? किसकी है? वुडवर्थ की परिभाषा है कि सीखना जो है विकास की प्रक्रिया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल हो, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत सभी आते हैं कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई जो हो उसको रटंत विद्या से मुक्त होनी चाहिए, परीक्षा जो हो सरल होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि पर्यावरण अध्ययन के हैं, ईवीएस के हैं। ये भी आपके एग्जाम में 30 प्रश्न आते हैं और 30 नंबर के आते हैं। तो ये भी आपके यूपीटेट या सीटेट दोनों के दोस्तों महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। कह रहा है कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें हमारी समान रूप से बढ़ने और विकसित करने की आवश्यकता है।
विटामिन के की कमी से, विटामिन के की कमी से दोस्तों क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है विटामिन के की कमी से? चोट के कारण अत्यधिक रक्तस्राव। दोस्तों क्या होता है, जब विटामिन के की हमारे शरीर में कमी होती है तो जो हमको चोट लग जाएगा, थोड़ी सी भी चोट लगेगी तो अत्यधिक मात्रा में रक्त का स्राव होता है, अर्थात मतलब रक्त का बहाव होता जल्दी रुकता नहीं हो। तो किसकी कमी से होता है? विटामिन के की कमी से होता है। और इस क्वेश्चन का राइट जवाब भी यही ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। कमजोर दृष्टि हो जाना या कम दिखाई देना, ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं दोस्तों, कम दिखाई देना विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कराए कि झूम की खेती और लाटरी खेती में क्या समानता है? लाटरी खेती और झूम की खेती दोनों में क्या अंतर है या क्या समानता है? दोनों में भूमि को साफ किया जाता है और उर्वरा के रूप में उपयोग करने के लिए जला दिया जाता है। दोनों में भूमि किसी विशेष परिवार की नहीं होती या सभी की होती। वेरी गुड दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट जवाब यही है कि दोनों खेती, चाहे झूम की खेती हो चाहे लाटरी खेती हो, दोनों में भूमि किसी विशेष परिवार की नहीं होती या सभी की होती है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कराए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकांश ग्रामीण ढलान वाले छतों वाले मजबूत बांस के खंभों पर जमीन से 3.5 से लेकर 3.5 मीटर ऊपर अपने लकड़ी के घर बनाते हैं? लकड़ी के घर बनाते हैं दोस्तों, किसके ऊपर? बांस का खंभा होता है और जिसकी ऊंचाई होती है 3 से लेकर 3.5 मीटर तक, उसके ऊपर खंभा के ऊपर अपना घर बनाते हैं। तो ये कहाँ के घरों की विशेषता है, कहाँ पे ऐसे घर बनाए जाते हैं? लद्दाख में, असम में, उड़ीसा, राजस्थान। तो ऐसे घर आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे? असम में। ये असम के घरों की विशेषताएं हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। तो इस बार इतना पसंद किया गया सीटेट या सीबीएसई वालों की तरफ से दोस्तों कि सलाद से लगभग हर एक शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया। कह कि सलाद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चुनिए। सलाद भालू जैसे दिखाई देते हैं और दिन के 22 घंटे सोते हैं। दोस्तों एक गलत हो गया, यहीं पे 22 घंटे की जहाँ पे चर्चा हो गई, क्योंकि सलाद जो होता है पेड़ से उल्टा लटक के सोता है और लगभग 17 घंटे सोता है। ठीक है, सलाद जो होता है चिंपैंजी जैसा दिखाई देता है, चिंपैंजी जैसा नहीं दिखाई देता तो बनमानो ये कैसा दिखाई देता है? भालू की तरह दिखाई देता है। ये भी आपका गलत हो गया। ऑप्शन थर्ड में चलते हैं, सलाद चिंपैंजी या बनमानो जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 4 है कि सलाद भालू जैसा दिखाई देता है और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की छाया पर उल्टे लटक कर सोता है, बिल्कुल सही दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट जवाब यही आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पूछा था कि कौन सा ऐसा जानवर हो जो कि भालू की तरह दिखाई देता है और पेड़ से उल्टा लटक कर लगभग 17 घंटे सोता है, तो कौन सा जानवर है? सलाद है वो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है? कौन सा पक्षी ऐसा है कि जो कि अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे घुमा सकता है? मैना, उल्लू, कौवा या कोयल? तो इसमें से उल्लू जो है वो काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है। और दोस्तों उल्लू से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में, कहा था कि कौन सा ऐसा पक्षी है जिसकी आंखें एकदम मनुष्य की तरह होती है, मनुष्य के सेम होते, जैसा मनुष्य होता है उसी तरह उसकी भी आंखें होती हैं। कौन सा होता है? उल्लू होता है। और मैना के बारे में प्रश्न पूछता है दोस्तों, कौन सा पक्षी ऐसा होता है जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है? तो क्या है? मैना है। कौवा, कौन सा पक्षी ऐसा है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है? तो कौन है? कौवा है, जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे अपना घोंसला बनाता है। और कोयल की खास बात ये होती है दोस्तों, ये अपने अंडे को खुद नहीं सेती है, इसके अंडे को कौवा सेता है, क्योंकि अपने अंडे को कौवे के घोंसले में जाके देती है और कौवा ही उसके अंडे को सेक के बड़ा करता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाएं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। फेफड़े जो होते हैं, फेफड़े में एक फेफड़े से ऑक्सीजन को शरीर के पूरे भाग में या सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम किसका होता है? रक्त का होता है। और रक्त की खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर ने रक्त की खोज की थी। इसमें हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया था। इसका जो होता है ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल होता है। लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक का अभाव होता है, बिल्कुल सही। इसलिए आप कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब 4 सही होगा, क्योंकि उपरोक्त सभी ऑप्शन ही क्या हैं? सही हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। कह रहा है कि
ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है। ओजोन परत दोस्तों कभी पूछता है ओजोन परत जो कहाँ पे पाई जाती है। ओजोन परत जो है वो कहाँ पे पाई जाती है, समताप मंडल पे ओजोन परत पाई जाती है। और ओजोन परत जो होती है वो पृथ्वी तल से कितने ऊंचाई पर समताप सॉरी यहाँ पे जो लिखा गया है यहाँ पे आपका क्या होगा, समताप। ठीक है, ओजोन परत जो है कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल पाई जाती है, समताप मंडल पे पाई जाती है ओजोन परत। और ये समताप मंडल ओजोन परत जो होती है वो ऐसी होती है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करती है, जिससे पृथ्वी की सुरक्षा हो सके। और ये कितने ऊंचाई पे पाई जाती है, 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कराए कि हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों हाथी से भी रिलेटेड आपके सीटेट एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। कह रहा है कि हाथियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। हाथी बहुत कम आराम नहीं करते हुए केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। एक वयस्क हाथी एक दिन में 2 किलो से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खाता है। दोस्तों यहाँ पे जो दे रखा है कि 200 किलोग्राम से, तो आप बता दें कि एक वयस्क हाथी जो होता है एक दिन में 100 किलो से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा जाता है। उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है। कीचड़ उनकी त्वचा को क्या करता है, ठंड रखता है। ये भी सही है। हाथी के झुंड में सबसे बड़ी मादा हाथी सब कुछ निर्णय करती है। कह सकते हैं कि हाथिया का जो झुंड होता है उसमें जो सबसे बड़ी हाथी होती है मादा हाथी, वही पूरे झुंड का नेतृत्व करती है, अर्थात कह सकते हैं कि पूरे झुंड का नेता होती है। और हाथी के दोस्तों बड़े बड़े कान होते हैं जिससे वो हवा देने का काम करती है। तो आपको इसमें बता दें कि जो पहला ऑप्शन दे रखा है कि हाथी बहुत कम सोते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही आराम करते हैं, ये भी सही है आपका। और इसके अलावा जो आपका ऑप्शन सी है ये सही है, और ऑप्शन डी, तो जिसमें आपको दिख जाए कि ए, सी और डी सही है दोस्तों, तो यही आपका राइट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। कह रहा है कि एक ही फसल को बार बार उगाने और बहुत अधिक रसायनों का उपयोग करने से मिट्टी हो जाती है। दोस्तों अगर कोई भी खेत है, अगर उसमें एक ही रसायन या उर्वरकों का प्रयोग करके एक ही फसल को हम बार बार उगाएंगे तो उससे मिट्टी में क्या प्रभाव पड़ता है, या मिट्टी कैसी हो जाती है, या बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, या बंजर हो जाती है, या एक विशेष प्रकार की फसल के लिए उपयोगी होती है, या सिंचाई के लिए उपयुक्त हो जाती है। तो ऐसी भूमि दोस्तों बंजर हो जाती है, फिर उस किसी काम की नहीं रह जाती, उसमें कोई फसल फिर उगती नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि परहरित निम्नलिखित में से कौन सा धातु पाया जाता है। परहरित में कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीज, जिंक, लोहा या मैग्नीशियम। तो क्या पाया जाता है उसमें, मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है, उससे पहले हम जान लेते हैं विटामिन ए का ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन ए की कमी से दोस्तों क्या हो जाता है, रतौंधी बीमारी होती है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। ठीक है, और इसकी कमी से बच्चों को कम दिखाई देता है। ठीक है, रात होते हैं अंधेरा होते हैं उनको कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, बहुत धुंधला दिखाई देता है। तो ये किसमें अच्छा स्रोत पाया जाता है दोस्तों, सबसे बड़ा स्रोत इसमें पूछ रहा है कौन सा स्रोत है जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मछली का तेल, चीनी, केला, नारियल का तेल, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मछली का जो तेल होता है उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कभी कोई दोस्तों पूछ लेता है इसमें, इसके अलावा गाजर भी होता है जिसमें विटामिन ए जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा।